से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे थे, उसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2014 तक की पिछली घटनाओं में टेलीकॉम सेक्टर का जो इतिहास है हमने डिस्कस किया था। आगे हम उसके हिस्ट्री में आगे बात पढ़ते हैं। रिलायंस जियो की शुरुआत हुई सितंबर 2016 में और यहां से टेलीकॉम सेक्टर इंडिया में काफी बूम आया। तीसरा जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी है, थर्ड नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, जिसको नेशनल डिजिटल टेलीकॉम पॉलिसी भी कहा जाता है, 2018 में लॉन्च किया गया। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2019, इन दोनों के बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे। इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर का ग्रोथ कितना हुआ है, अगर हम देखें पीरियड 2001 से लेकर के 2020 तक, तो इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर का ग्रोथ हमें 30 गुना से भी ज्यादा दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि कितना पोटेंशियल है इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर के लिए। एक आंकड़ा है 2001 में इंडिया में जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर थे, मोबाइल और लैंडलाइन दोनों मिला के, वो थे 37 मिलियन सब्सक्राइबर। 2020 में बढ़कर हो गए 1200 मिलियन सब्सक्राइबर। तो आप इसको इससे डिवाइड करके पता कर लेंगे तो कितने गुना बढ़ा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। टेलीकॉम प्रोवाइडिंग सैटेलाइट, भारत में टेलीकॉम की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार सैटेलाइट लॉन्च करती है इसरो द्वारा। कौन सा सैटेलाइट है? वो इनसेट सीरीज के सैटेलाइट होते हैं। इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3, इनसेट 7B, इस टाइप से जो इनसेट होते हैं, ठीक है, ये इनसेट सिस्टम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जो कम्युनिकेशन पर्पज में उपयोग में लाए जाते हैं। फर्स्ट सिटी अचीव्ड 100 मोबाइल पर 100 पीपल, भारत का पहला शहर जहां 100 लोगों के पीछे 100 मोबाइल हुआ करते थे या थे, तो ऐसा पहला शहर हुआ त्रिवेंद्रम, तमिलनाडु का। ठीक है। मैक्सिमम टेलीडेंसिटी एमंग सिटीज, इसके पहले हमने टेलीडेंसिटीज को स्टेट में, इंडिया में और मेट्रोपॉलिटन में देखा। अब हम देखेंगे कि सिटीज में टेलीडेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है। तो सबसे ज्यादा जो है त्रिवेंद्रम में टेलीडेंसिटी सबसे ज्यादा है 170, इट इज फॉलोड बाय कोल्लम 144 और फिर कोची 142। ठीक है, चलिए। विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुई और उस इंटरनेट को भारत में लाने वाली जो कंपनी थी वो VSNL थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1986 में 1986 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। हेडक्वार्टर पुणे में। वर्तमान में इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो क्या है? धीरे धीरे भारत सरकार ने इस BSNL का डिसइन्वेस्टमेंट किया और डिसइन्वेस्टमेंट के बाद इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो वर्तमान में इसकी शेयर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? टाटा कम्युनिकेशन ने 45% शेयर इसके पास हैं, भारत सरकार के पास 36% है और अन्य कुछ कंपनियों के पास 19% है। अब चूंकि किसी भी एक के पास 51% यानी कि 50% से ज्यादा शेयर नहीं है, इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो VSNL जो है वो का ओनर कोई नहीं है। लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है उसको, उसके हिसाब से देखा जाए तो टाटा कम्युनिकेशन इसका मालिक है, लेकिन टेक्निकली मालिक नहीं है। ठीक है। इसके बावजूद इसका नाम परिवर्तन किया गया 2008 में और उसका नाम कर दिया गया टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि टाटा उसका मालिक नहीं है फिर भी उसका नाम टाटा कर दिया। इसके पीछे कारण यह है कि यह टाटा नाम यूज करने के पीछे भारत सरकार को कुछ कमीशन देती है, जो कि 0.5% ऑफ उसके ग्रॉस इनकम का होता है। ठीक है। तो नाउ इट इज नोन एज टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। अब ऐसा कैसे हो गया? तो VSNL का भारत सरकार ने 2002 में डिसइन्वेस्टमेंट किया, पहले 10%, फिर 20%, फिर 30%, और जब 50% से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो भारत सरकार के पास 36% है अभी वर्तमान में। इसका मतलब यह है कि 64% जो शेयर है वो भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, यानी भारत सरकार इसकी मालिक नहीं है। तो 50% से कम भारत सरकार के पास है। इसका मतलब भारत सरकार ने 2008 में इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया और ज्यादा से ज्यादा शेयर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास चला गया और इसीलिए इसका नाम टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हो गया। वर्तमान में जो VSNL है इंडियाज लार्जेस्ट प्लेयर इन इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकॉम सर्विस। हम भारत में रहते हुए इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कॉल वगैरह की सुविधा हमें मिलती है उसके पीछे यही कंपनी है। तो इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क की सुविधा प्रदान करने का काम VSNL द्वारा किया जाता है और इस रिस्पेक्ट में ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। हैविंग ग्लोबल रीच,
इसने पूरे दुनिया में अपना नेटवर्क स्थापित कर रखा है, तभी तो हम इंटरनेशनल लेवल पे कॉल वगैरह कर सकते हैं। 240 से ज्यादा देशों में इसकी उपस्थिति है, यानी उसने अपने वहां पर नेटवर्क और सेटअप वगैरह जो है एस्टैब्लिश कर रखा है। हैविंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल सिस्टम, समुद्र के नीचे से फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बिछाने का काम नेटवर्क के लिए करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इनोवेशन हब, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड माने TCL और यूरोप की एक कंपनी PGA यूरोपियन टूर, इन्होंने मिलकर के एक हब बनाया जिसका नाम है इनोवेशन हब, और इसका काम क्या है? टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। भारत में जो नए नए स्टार्टअप कंपनी खुल रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए ये जो है इनोवेशन हब नामक इनिशिएटिव्स TCL और PGA यूरोपियन टूर ने लिया है। कुछ आंकड़े देखते हैं। कंट्रीज बाय इंटरनेट स्पीड, दुनिया में इंटरनेट स्पीड सबसे ज्यादा कहां है उसके हिसाब से टॉप 5 कंट्रीज दुनिया में। साउथ कोरिया टॉप नंबर पे है, 30 Mbps की स्पीड यहां पर मिलती है। ठीक है, यहां पर B फॉर बिट नहीं होगा, B फॉर बाइट होगा। अगर हम बिट कहें तो स्पीड काफी कम मानी जाती है। ठीक है, बाइट कहें मेगाबाइट पर सेकंड तो काफी स्पीड मानी जाती है। तो यहां पर B का मतलब बिट नहीं है, बाइट है, ये आपको ध्यान रखना है। साउथ कोरिया में 30 Mbps, फॉलोड बाय नॉर्वे 24 Mbps, तीसरे नंबर पर स्वीडन 22.5 Mbps, हांगकांग चौथे नंबर पर 22 Mbps और पांचवें नंबर पर स्विट्जरलैंड 21.7 Mbps। यदि इसी रैंकिंग पे हम नीचे आए तो भारत का रैंकिंग आता है 63 नंबर। स्पीड के मामले में इंडिया 63 नंबर पे है और भारत में एवरेज स्पीड इंटरनेट की है 6.5 Mbps। ठीक है, वर्ल्ड एवरेज कितना है? दुनिया में इंटरनेट का औसत जो है इस समय स्पीड का वो है 7.2 Mbps, यानी इंडिया वर्ल्ड एवरेज से काफी कम है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेडियो स्पेक्ट्रम क्या होता है। ध्यान से समझिए, किसी भी मोबाइल ऑपरेटर को अपनी सर्विस देने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो उसको भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस को आगे मैं बताऊंगा क्या कहते हैं। अभी आप समझिए, लाइसेंस लेना पड़ता है एक कि मुझे मोबाइल कंपनी या इंटरनेट कंपनी या कोई टेलीकॉम कंपनी चलानी है, लाइसेंस मिल गया। उसके बाद उसको रेडियो स्पेक्ट्रम चाहिए, रेडियो स्पेक्ट्रम जिसके माध्यम से उसकी कंपनी चल सकती है, जिसके माध्यम से वो अपनी सर्विसेज डाटा के रूप में या वीडियो के रूप में या इंटरनेट के रूप में लोगों को बांट सकती है, दे सकती है। तो किसी कंपनी को दो चीजें चाहिए, एक तो रेडियो स्पेक्ट्रम चाहिए और दूसरा लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं रेडियो स्पेक्ट्रम क्या है। रेडियो स्पेक्ट्रम इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 30 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, वाइडली यूज्ड फॉर वेरियस टेलीकॉम पर्पसेस। रेडियो स्पेक्ट्रम क्या है? रेडियो तरंगों का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लेकर के उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी से लेकर उसकी लास्ट फ्रीक्वेंसी तक का जो पूरा ऑर्डर है उसको रेडियो स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जो एक स्पेक्ट्रम यदि हम बनाएं तो उसमें अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन तमाम प्रकार की तरंगें उसमें होती हैं। इन तरंगों को यदि हम किसी खास ऑर्डर में, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में जमा लें तो वो जो जमी हुई चीज होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में के अंदर कई स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम, रेडियो स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन में इनमें से जो तरंगों का प्रयोग किया जाता है वो है रेडियो तरंग। ठीक है, उसी को रेडियो स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो रेडियो स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? 30 हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और इन रेडियो तरंगों का ही प्रयोग कम्युनिकेशन में मोबाइल के लिए, एटीएम के लिए, इंटरनेट के लिए, एफएम के लिए, रेडियो के लिए, टीवी के लिए किया जाता है। अगर ये तरंगे ना हो तो हम ये सब चीजें नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए, तो ये स्पेक्ट्रम हमने समझ लिया। रेडियो स्पेक्ट्रम क्या है? इन इंडिया रेडियो स्पेक्ट्रम जो है रेगुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेटेड बाय आईटीयू। आईटीयू का मतलब है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। भारत में जो ये रेडियो स्पेक्ट्रम है इसको बनाने का, इसको जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको ऑक्शन करने का, ये सारा काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करती है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी कुछ अंतरराष्ट्रीय नियमों को मानती है। वो अंतरराष्ट्रीय नियम टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में बनाने वाली बॉडी है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, ITU। ठीक है, अब एक उदाहरण के लिए मैंने यहां लिख दिया है कि जो रेडियो स्पेक्ट्रम होते हैं
उसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी का उपयोग अलग अलग कम्युनिकेशन पर्पज के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास रेडियो स्पेक्ट्रम है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में है, तो इसका प्रयोग, इस रेडियो स्पेक्ट्रम का प्रयोग हम टीवी और एफएम के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि उसकी फ्रिक्वेंसी 300 से लेकर के 3000 मेगाहर्ट्ज तक है तो हम इसका उपयोग मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। और यदि 3 से 30 गीगाहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 30 गीगाहर्ट्ज तक है तो हम इसका प्रयोग इंटरनेट में या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज का उपयोग अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। इसकी पूरी लिस्ट अगर आप सर्च करेंगे तो इंटरनेट में मिल जाएगी, या मैं आपको और जानकारी के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, ये जो स्पेक्ट्रम है, रेडियो स्पेक्ट्रम, इसको भारत सरकार ऑक्शन करती है, नीलामी करती है, और उसके लिए जो भारत सरकार की नीति है तो इसे एलोकेशन इज अंडर नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान। वर्तमान में 2018 प्लान चल रहा है। इसी नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान के तहत भारत सरकार रेडियो स्पेक्ट्रम प्राइवेट या सरकारी ऑपरेटर्स को देती है। ठीक है, अब ये जो रेडियो स्पेक्ट्रम हमारे पास है इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है जो रेडियो हमारे पास है, जो रेडियो तरंगे हमारे पास है, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस बैंडविड्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक रेडियो स्पेक्ट्रम है जिसकी जो मिनिमम रेंज है वो है 30 मेगाहर्ट्ज और मैक्सिमम है 300 गीगाहर्ट्ज, तो बैंडविड्थ कितनी होगी? ज्यादा वाले से कम वाले को घटा दो तो आ जाएगा 270 मेगाहर्ट्ज की मेरे पास बैंडविड्थ होगी। ठीक है, अब ये जो बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होती है, हम जो कम्युनिकेशन में डेटा या वीडियो या जो भी उपयोग करते हैं उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसी आधार पर 2G, 3G, 4G का क्लासिफिकेशन किया गया है। बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी, स्पीड उतनी ज्यादा होगी और वो उतना एडवांस जनरेशन का कहलाएगा। 3G में मिनिमम स्पीड 144 kbps और मैक्सिमम स्पीड 2 mbps की मिलती है। यही जो स्पीड है 4G में 2 mbps से लेकर के 10 mbps तक मिलती है। भारत में वर्तमान में 6.5 एवरेज स्पीड है, यानी हम लोग 4G में हैं। 5G बहुत ज्यादा एडवांस होगा 4G से, और जब 5G आ जाएगा तो इसकी स्पीड 2 से लेकर के 2 Gbps से लेकर के 20 Gbps तक होगा, यानी बहुत ज्यादा तेज होगा। ठीक है, चलिए हमने ये समझ लिया। अब हम देखते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स नीड। यदि भारत में कोई टेलीकॉम ऑपरेटर है, आइडिया, BSNL इत्यादि, उसको भारत में ऑपरेटिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर 1, यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस, जिसको कहा जाता है UAS लाइसेंस फॉर एनी टेलीकॉम सर्किल। भारत में पूरे भारत को जिस प्रकार से हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए हमने 28 राज्यों और 9 UTs में बांटा है, उसी प्रकार टेलीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे भारत को 22 टेलीकॉम सर्किल में बांटा गया है। जब कोई ऑपरेटर भारत सरकार से लाइसेंस लेता है तो उसको बताना पड़ता है कि इसमें से कितने सर्किल में वो अपनी सेवा देगा। 5 सर्किल में, 10 सर्किल में, 2 सर्किल में, 1 सर्किल में, या पूरे भारत अर्थात पूरे 22 सर्किल में अपनी सेवाएं देगा। उस हिसाब से उसकी लाइसेंस फीस तय होती है। ठीक है, तो एक तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, दूसरा उसको रेडियो स्पेक्ट्रम चाहिए। अब ये लाइसेंस और ये रेडियो स्पेक्ट्रम दोनों भारत सरकार समय समय पर नीलामी के माध्यम से प्राइवेट ऑपरेटर्स को देती है। पहली बार भारत में स्पेक्ट्रम और लाइसेंस दोनों की नीलामी 1994 में हुई थी। 1994 में क्यों हुई थी? क्योंकि 1993 में ही भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को डीरेगुलेट किया, अर्थात प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया। इसी के अनुसार भारत में पहली नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 बनी और उसी पॉलिसी में स्पेक्ट्रम और लाइसेंस भारत सरकार द्वारा नीलामी करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो पहली बार 1994 में नीलामी हुई, फिर 99 में हुई, फिर 2008 में हुई, ऐसे कई बार नीलामी हुई। इसका हम विवरण हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक ये सारी बातें हम लोगों ने टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी देखी। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या था। ठीक है, और इससे जुड़े कुछ अन्य मुद्दे। तब तक के लिए धन्यवाद।